नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के एक करंट इशू में। करंट इशू जुड़ा हुआ है, कृषि बिल से संबंधित है और कृषि बिल के अंदर हाल ही में जो भी चर्चाएं रही हैं उन्हें यहां पर कंपाइल करने का प्रयास किया गया है। लेकिन उन सबसे कहीं ज्यादा जो सुर्खी आज बनी है वो ये है कि अमेरिका ने कृषि बिल का समर्थन किया है। कृषि बिल का समर्थन करना किसके हित में है, यह बात हमको ज्यादा जरूरी है समझना, है ना। और हम आज इस बारे में चर्चा करने वाले हैं कि अमेरिका का यह समर्थन कौन सी नीति की तरफ इशारा कर रहा है। भारत ने यह सारा कार्य किसी दबाव में किया है या इन्होंने किसी बड़े भविष्य को ध्यान में रख करके यह समर्थन किया है, और समर्थन का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है। क्या उन्होंने सीधा यह कहा है कि हम फार्म बिल को साथ में समर्थन देते हैं, या फार्म बिल के जगह कुछ और यूज किया है। सारी बातें आपको आज के सेशन में पता चलेंगी और बहुत ही अच्छे से आपको यह बात समझ में आ जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आज की जो प्रमुख न्यूज़पेपर्स की सुर्खियां रही हैं मैंने वो आपके सामने यहां पर दिखा दी हैं। एक बार के लिए आप उन्हें ढंग से देख लीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, यूएस ऑफर कंडीशनल सपोर्ट टू फार्म बिल, ऐसा कहा है। दूसरा, ऐसे ही एक टाइम्स ऑफ इंडिया में कवर किया है कि यूएस बैक इंडियाज न्यू फार्म्स लॉ। ऐसे ही यूएस ने वेलकम किया है हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट को। ये सारे न्यूज़पेपर्स के द्वारा कवर किया गया है। अगर आप इस सेशन में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि असल में जिन बिलों की चर्चा हो रही है वो भारत सरकार के द्वारा लाए गए 3 बिल हैं। उन 3 बिल में पहले बिल का नाम है द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। दूसरा जो है वो फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। तीसरा है पार्लियामेंट पास द एसेंशियल कमोडिटी बिल। इन 3 बिलों में विरोध किस कारण से प्रमुखता से हो रहा है वो ही मैं आपको बता दूं। ये बिल अब एक्ट बन चुके हैं। विरोध किस बात का हो रहा है, फार्म बिल्स में कौन सा प्रावधान ऐसा है जिसका विरोध हो रहा है, मैं आपको वो बता दूं कि यहां पर एपीएमसी के स्थान पर, जहां पर किसान अपनी फसलें बेच सकता है, उसके स्थान पर उसे वैकल्पिक सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, अर्थात वो चाहे तो मंडी में बेचे या कहीं और बेचे। ऐसी स्थिति में किसानों का तर्क यह है कि अगर मंडियों में हम सामान बेचते हैं तो हमें वहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। अब यह न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है इसके बारे में भी मैं आऊंगा, लेकिन एक बार के लिए इस कथन को ध्यान से सुनिए। अगर हम स्थानीय मंडियों में सामान बेचते हैं तो हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, वहीं अगर हम मंडी के बाहर सामान बेचने जाएंगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें नहीं मिलेगा। यह सरकार में किसानों का कहना है, और किसानों का सीधा सा यह कहना है कि अगर सरकार हमारे बारे में इतना ही सोच रही है तो यह कह दे कि ऐसे प्रयासों से भविष्य में मंडियां खत्म नहीं होंगी, और मंडियां खत्म नहीं होंगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा। हमें यह लिखित में दे दो, हम आपकी बात मान जाएंगे। यानी किसानों ने एकदम सटीक बात रखी है। आज हम इस बात का एकदम सटीक विश्लेषण कर रहे हैं। आइए आप लोग थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करिए। 2 तर्क हैं मेरे प्यारे साथियों। यहां पर मैं दोनों तर्क आपके सामने प्रॉपर तरीके से एक क्लास की तरह समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से सुनिएगा साथियों। तर्क क्या कहता है इधर समझना। तर्क यह है, एक तरफ है गवर्नमेंट और एक तरफ है किसान। दोनों तरफ से मैं आपको बात बता देता हूं, और कहां पर बात सबसे ज्यादा उलझी हुई है, जो सबसे मेजर इशू उल्टा हुआ है ना वो। और एक और प्रावधान है एसेंशियल कमोडिटी का, वो भी बहुत ज्यादा मुद्दा बना हुआ है। वो भी वाकई में किसानों का पॉइंट है और वो पॉइंट भी सुनेंगे हम। लेकिन पहले इस बात को सही से समझिए, तब जाके कहीं आपको अमेरिका का स्टैंड समझ में आएगा। सुनिए ध्यान साथियों, किसानों का कहना है कि हम अपनी जो फसल पैदा होती है इसे कहां बेचने जाते हैं, मंडी में बेचने जाते हैं। और मंडी को आप एपीएमसी की मंडी कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट मार्केट कमेटी है वो, ठीक है। मंडी जो हर किसान के जो खेत होते हैं उनके आसपास ही कहीं पर सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई होती हैं। इन मंडियों में किसान को क्या फायदे होते हैं, लाभ क्या होता है, पहले हम लाभ की चर्चा करें और फिर हम हानि की चर्चा करें, जिसके बाद हमको सरकार का स्टेटमेंट समझ में आएगा। किसानों को इस मंडी में लाभ यह होता है कि भाव चाहे जो भी हो फसल का, लेकिन फसल के पैदावार के कारण, देखिए सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट है मांग और पूर्ति। अगर यह गड़बड़ाती है, मांग और पूर्ति में अगर सप्लाई ज्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई तो भाव जो है वो गिरने लगता है। यह एकदम सिंपल सी बात है। और कृषक के साथ क्या होता है कि बहुत सारे किसानों की फसल पैदावार लगभग एक ही टाइम पीरियड पर होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, सारी पैदावार एक साथ ही मंडी पहुंचती है,
तो भाई सामने वाले को जरूरत ही नहीं है इतने की और एक बार में इतनी सारी पैदावार आ गई, तो क्या संभव क्या है? सप्लाई ज्यादा है, मांग कम है, भाव गिर सकते हैं। सरकार ने इस चीज से बचने के लिए तरीका क्या अपना रखा है, और वो ये है कि भाव गिरने चाहे कितने भी हो जाएं, लेकिन अगर आपका माल कोई ना खरीदे तो हम खरीदेंगे, ये कहती है भारत सरकार। भारत सरकार एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से कृषि मंडियों में एक न्यूनतम मूल्य पर इस फसल को खरीद लेती है, जिसे आप क्या कहते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब आपको यह शब्द समझ में आ गया होगा कि यह क्या है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसे ही आप एमएसपी कहते हैं। सरल रूप से ये बात समझ में आ गई। ये है लाभ। फसल में मांग पूर्ति कितनी भी ज्यादा हो जाए, लेकिन वो जो अच्छा, फिर आप पूछेंगे ये एमएसपी होता कितना है, हमको क्या पता? अब मैं आपको बताता हूं। एमएसपी के बारे में सामान्यतया सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है जो यह निर्धारित करती है कि किसान को इस फसल के पैदा होने में कितने खर्चे आए होंगे। अगर मान लीजिए किसान ने 1 क्विंटल गेहूं पैदा किया और उसका खर्चा 1000 रुपए आया, मतलब सरकार पूरी लागत जो है वो अनुमानित लगाती है, उसके बाद में प्रयास रहता है कि हम इसे 1.5 गुना तक दे दें। वहीं पर स्वामीनाथन आयोग, स्वामीनाथन वही जो हरित क्रांति वाले हैं, उनकी रिकमेंडेशन है कि किसान की लागत जितनी भी आई हो सरकार को उससे दुगना देने का प्रावधान करना चाहिए, तभी तो भारत का किसान का उत्थान होगा। यानी एमएसपी में स्वामीनाथन आयोग की रिकमेंडेशंस है कि आप डबल तक दे दीजिए, एमएसपी बढ़ाइए। और किसान भी लंबे समय से, किसान के जो मोर्चा है वो ये मांग करते हैं कि भाई आप हमारा भला सोचते हैं। भारत सरकार का कहना है कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। किसानों का सिंपल सा कहना है, ठीक है सर, आप एक काम करिए, अभी आपने एमएसपी 1.5 गुना कर रखा है, अभी 2 गुना कर दो, हमारी तो 0.75 तो वैसे ही बढ़ गई, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। आय तो आप बढ़ाना चाहते हो, तरीके तो आपके पास ऑलरेडी हैं, लेकिन आप वैसा कर नहीं रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? अभी हम उस मुद्दे पे ही चल रहे हैं, लेकिन पहले आपको मैं ग्राउंड वर्क क्लियर कर दूं। अब इस बात की हानि क्या होती है, किसान को इसकी हानि क्या होती है, और सरकार का तर्क क्या है वो सुनिए। सरकार का तर्क है कि एमएसपी मिलती है, ये बात समझ में आती है, लेकिन आप हानि क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। सरकार क्या कहती है? सरकार का कहना है कि कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए कि राजस्थान में या फिर आपके मतलब इस पूरे उत्तर भारत के अंदर गेहूं चावल ये ज्यादा पैदा होता है, लेकिन कहीं पर एक क्षेत्र ऐसा भी है कि महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, विदर्भ क्षेत्र है, यहां पर गेहूं चावल कम पैदा हो रहा है। तो क्यों ना भारत का किसान ऐसा करे कि वो इस तरफ की फसल को खरीदे और वहां जाकर के बेच आए, तो उसको जो भी लागत में अंतर आया है ना, वो उसको बेचने से मिल जाएगा। एकदम सही बात है। सरकार कितना अच्छा सोच रही है। सरकार का कहना है कि आप लोग केवल मंडी में बेचें, इस परिस्थिति से आपको बचाना चाहते हैं। तो फिर क्या करना चाहते हैं? आप मंडी के स्थान पर कहीं भी जाके बेच के आइए। फिर किसानों ने पूछा कि क्या आप मंडी बंद करना चाहते हैं? सरकार ने कहा नहीं, आपको अभी तक केवल मंडी में बेचने का अधिकार था, अब मैं आप लोगों को मंडी प्लस बाहर में बेचने का अधिकार दे रही हूं। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सरकार कितना सही तो सोच रही है, जहां भाव ज्यादा मिले वहां बेच दो, बहुत सही है। लेकिन आपको यह लगना चाहिए किसानों का तर्क क्या है। अब मैं आपको वो बताता हूं कि सरकार बहुत अच्छा सोच रही है कि हम लोग बाहर बेच के आए, ज्यादा मुनाफा कमाएं, अच्छी बात है। लेकिन सरकार से सवाल सीधा सा किसानों का यह है कि जनाब एक बार के लिए मान लो आपने मार्केट में इस तरह का माहौल बनवा दिया कि किसानों की फसलें जो हैं वो सही से बिक गई, क्योंकि सरकार के हाथ में तो बहुत कुछ होता है। ऐसी स्थिति में अगर मान लो आपको यह लगा कि यार अब एपीएमसी काम की नहीं बची, आपने एपीएमसी मंडियों को बंद करने के आदेश दे दिए कि बंद कर दो, और उस समय क्या होगा, जब मंडियां बंद हो गई, आपका अब पूरा डिपेंडेंस बाजार पर हो गया, और बाजार पर होते ही किसान को अब जब केवल एक ही विकल्प बचा भविष्य में कि मंडियों के अलावा कहीं भी बेचेगा, तो हो सकता है कि जब पूर्ति बढ़ जाए, सप्लाई बढ़ जाए, मांग घट जाए, स्थिति बिगड़ जाएंगी। फिर तो सर एक बात बताइए, भविष्य हमारा अंधकार में है। फिर सरकार ने कहा आप भविष्य की चिंता कर रहे हैं, हम आपको बहुत अच्छे विकल्प दे रहे हैं। सरकार से किसानों का कहना है कि महाराज विकल्प नंबर 1 बात यह सुनो, भारत में 70% से अधिक किसान ऐसा है जिसके पास 2 बीघा जमीन भी नहीं है। मतलब सीमांत और लघु किसान है। अगर हम सीमांत और लघु दोनों को मिला दें, 90% किसान ऐसा है, उसके पास कहां इतने संसाधन हैं कि वो पंजाब से अपना सामान खरीदेगा, महाराष्ट्र में बेच के आएगा कि तमिलनाडु में बेच के आएगा, वो नहीं कर पाएगा ये काम।
कर पाएगा तो केवल कोई बड़ा उद्योगपति इस काम को कर पाएगा, किसान तो कोई उद्योगपति है नहीं। यानी पैदा किसान करेगा, खरीदेगा कोई और, बेच के कोई लाभ कोई तीसरा कमाएगा। तो ऐसे तो किसान का नुकसान हो रहा है साहब। हमें तो आप जैसे हैं वैसे रहने दो, हमें सिंपल सी बात समझ में आती है, एमएसपी दे दो। यानी किसान घुमा फिरा करके यहीं अटका हुआ है, हमें एमएसपी दे दो, हमें लाभ आपको कमाना है ना। आप एक काम करो, आप खरीदो सामान, हम बेच रहे हैं आपको एमएसपी पे, ले लो ना हमसे लेके आप बेच दो, आप मुनाफा कमाओ। आप कितने समझदार हो। इवन आप एक काम करो सर, आप एफसीआई से कहो कि वो जो है ना वो प्राइवेट प्लेयर्स को बेचे, प्राइवेट प्लेयर्स उसको फिर कहीं और बेचे, तो सर देखिए सबका फायदा हो गया। आप इस रूट को क्यों नहीं अपना रहे हो। किसान ने भी बिल्कुल नब्ज पकड़ ली सरकार की कि बेटा दाल में कुछ काला है। अब ये दाल काली क्यों हो रही है, हमको यही समझना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस पूरी कहानी को अब हम समझते हैं। सरकार ने इसकी हानि गिना दी, लाभ किसान ने गिना दिए। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि सर गवर्नमेंट को इससे क्या लाभ है। मतलब इसके दो पक्ष है ना, किसान का तो लाभ बता दिया हमने, सरकार ने भी अपना पक्ष बता दिया। सरकार क्यों ये नहीं कह देती कि हां हम आप लोगों को एमएसपी देने के लिए तैयार हैं। क्यों सरकार ये नहीं कह देती कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए तैयार हैं। सरकार की मजबूरी क्या है ना बड़ा सवाल। ये बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार ये क्यों नहीं कह देती कि हम आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं। अब मैं आपको उस पॉइंट पर लेके चलता हूं साथियों। अब आपको पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की मैं इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में जो व्याख्या है वो समझाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इसकी व्याख्या ये कहती है कि सब्सिडी होती क्या है। सब्सिडी होती है अगर किसी वस्तु की पैदावार में जो लागत आई, मान लीजिएगा आपने कोई वस्तु पैदा करी 1000 रुपए में, लागत आई थी 1000 रुपए, मार्केट मूल्य 1500 है, या फिर लागत आई 1000, मार्केट मूल्य 500 है। जो अंतर है, अगर उस अंतर को सरकार पे कर दे तो उसे सब्सिडी कहते हैं। आपके ऊपर से निकल गया, कोई बात नहीं, मैं सरल रूप से समझाता हूं। आपके घर में जो एलपीजी का सिलेंडर आता है वो ऑन एन एवरेज आप 900 से 1000 रुपए में खरीदते हैं। फिर आपके अकाउंट में वापस लौट करके पहल स्कीम के तहत, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत पैसा सरकार लौटा के आपके अकाउंट में भेजती है। आपने देखा होगा, आपने 900 रुपए पे किए, सरकार बताती है देखो वास्तविकता में तो इसकी लागत 900 रुपए है, लेकिन मैं आपको 250 रुपए या 300 रुपए जो लौटा रही हूं ना, ये वो है जो मैं भुगत रही हूं। दैट इज सब्सिडी। इसे आप एलपीजी सब्सिडी कहते हैं। इससे मुनाफा किसको हुआ? हम लोगों को हुआ। खर्चा किसका हुआ? सरकार का हुआ। ऐसी स्थिति में भारत में सरकार के प्रति, यानी सरकार के कारण लोगों ने क्या अपनाना शुरू कर दिया? एलपीजी सिलेंडर अपनाना शुरू कर दिया। यानी कि सब्सिडी देने से सरकार ने लोगों को एक राहत पहुंचाई। अच्छी बात है ना ये। लेकिन आप सोच के देखिए, ये तो अभी एलपीजी की बात है। ऐसा ही सरकार किसानों के साथ सब्सिडी देके करती है, अर्थात उन्हें ये एमएसपी देके करती है। क्या करती है? भारत सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य इसलिए देती है क्योंकि किसानों को उसकी लागत से जो कम में भाव मिल रहे हैं उसका नुकसान ना हो। अब आती है अमेरिका की एंट्री। अमेरिका कहता है कि आप लोगों ने अपने यहां के किसानों को, अब ये ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका ने क्यों समर्थन किया उसके पीछे की कहानी सुन लीजिए। आप अमेरिका का कहना है कि आप लोग जो सब्सिडी देते हो ना अपने किसानों को, वो गलत है। बोले क्यों भाई, क्यों गलत है? बोले आप लोग WTO के नियमों का उल्लंघन करते हो। बोले ये कौन सी बलाय आ गई? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? याद करिए 1945 में आप पढ़ते हैं GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसके तहत दुनिया के अंदर व्यापार को एक ही स्तर पर लाने के लिए, एक ही स्तर पर लाने का मतलब क्या हुआ? एक जैसे प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए WTO के अंदर बैठकें हुई थी कि भाई किसी के पास में कोई वस्तु ज्यादा पैदा हो रही है, किसी के पास कम पैदा हो रही है, तो व्यापार करना चाहिए। सिंपल सी बात समझिए, एकदम बेसिक रूप से समझिएगा। साथियों, दो देश हैं, अपन मानते हैं कि दो देश हैं, या दो देश क्या, ये विश्व के अंदर इधर की तरफ आपको मैं उदाहरण के रूप में इस बात को समझाता हूं, आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये ABCD ये 4 देश हैं। क्लियर? मान लीजिएगा इस देश के पास में गेहूं कम पैदा होता है, गेहूं कम पैदा होता है। अच्छी बात है, गेहूं कम पैदा होता है तो ये गेहूं खरीदना चाहेगा। कौन खरीदना चाहेगा? D नामक देश। ठीक है,
साथियों गेहूं पैदा करने वाले 3 देश हैं। कौन? ए भी है, बी भी है, सी भी है। तीनों के पास गेहूं की अधिक पैदावार है। तो विश्व के अंदर WTO यह चाहता है कि ये तीनों देश बराबर रूप से, यानी कि इनको अपॉर्चुनिटी, यानी कि इनको जो मतलब बेचने का जो वो क्या कहते हैं ना उसको, अपॉर्चुनिटी जो मिले ना, हिंदी अपने आप में भूल रहा हूं, अपॉर्चुनिटी जो मिले मतलब इनको जो मौका जो मिले वो बराबर मिले। अब साथियों मेरे प्यारे, इन तीनों को बराबर मौका कैसे मिल सकता है? जब साहब इनके यहां पर गेहूं पैदा हुआ हो 1000 रुपए 100 किलो के हिसाब से, 1000 रुपए 100 केजी के हिसाब से, ठीक है। ऐसे ही 1000 रुपए प्रति 100 केजी के रूप में, 1000 रुपए प्रति 100 केजी के रूप में यहां पर पैदा हुआ हो, 1000 रुपए 100 प्रति केजी के हिसाब से यहां पैदा हुआ हो। अब बात समझना साहब, तीनों के पास जब भाव बराबर होंगे तभी तो ये तीनों लोग बराबर व्यापार कर पाएंगे। आ गई बात समझ में? ये तीनों लोग कब बराबर व्यापार कर पाएंगे? जब तीनों के पास में इसको देने के लिए समान भाव होगा। डन है। अब आती है बारी सब्सिडी की। सब्सिडी में भारत जैसे देश ने, मान लो भारत ए नामक देश है, इसने क्या कह दिया? इसने कह दिया अपने किसानों से, तुम लोग 1000 रुपए में पैदा कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं मार्केट में इसको 800 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचने वाला हूं, 800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बेचने वाला हूं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा 1000 का भाव आया है ना, कोई बात नहीं, मैं 800 में इसको बिकवाऊंगा। बोले सर 200 का घाटा मैं नहीं उठाऊंगा। सरकार ने कहा चिंता क्यों कर रहे हो, 200 मैं दे रही हूं ना आपको। वो जो सब्सिडी निर्यात पर दी जा रही है उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी। इससे क्या हुआ? इससे इस डी नामक देश को ए नामक देश से ही फसल खरीदने का मन करेगा कि मैं तो इसी से खरीदूंगा, बाकी का तो महंगा है। इससे क्या होगा? व्यापार में समानता स्थापित हो जाएगी, समानता खत्म हो जाएगी। यानी कि आप लोगों ने एक्सपोर्ट यानी निर्यात सब्सिडी दे करके बी और सी का गेम ओवर कर दिया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अब दूसरी तरफ चलते हैं। आपने इस प्रकार का कार्य किया तो फिर WTO का कहना क्या है? क्या WTO को दिख नहीं रहा क्या? ये बोल दिख रहा है ना। WTO में किस किस को दिख रहा है? बी और सी को दिख रहा है। वो शिकायत कर दिया आपकी। वाकई में मैं आपको बताऊं, भारत के खाद्यान्नों की शिकायत करता था कौन? अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया। ये कहते थे भारत सस्ते में सामान बेच दे रहा है अपना सब्सिडी दे करके। भारत को यह बात समझ में आ गई कि बेटा एक्सपोर्ट सब्सिडी तो कर नहीं सकते ताकि हमारे पास लाभ आए। हमने उल्टी चाल चली। हमने क्या चली? हमने कहा बेटा ठीक है, आप लोग ये चाहते हो कि हम लोग एक्सपोर्ट पर सब्सिडी ना दें, हम दूसरी तरफ से सब्सिडी देते हैं। अब क्या किया हमने अपने किसानों से कहा कि बेटा तुम बंपर पैदावार करो। किसान ने कहा कि सर हम बंपर पैदावार क्यों करें, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। अरे तुम लोड मत लो, तुम इतना पैदा करो कि पैदावार इतनी हो जाए कि भाव तुम खुद से कहो कि घटाओ। बोले सर पैदावार बढ़ा करके तो हम भाव बढ़ाना चाहेंगे ना। अरे बोले नहीं, समझो तुम्हारे 1 बीघा में पहले खेती होती थी 15 मन अनाज की, अब तुम 40 मन पैदा करो, हम तुमको सुविधा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, फर्टिलाइजर दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, तुमको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तुम पैदा बढ़ा दो। पैदावार बढ़ा दी। अब बोले सुनो, तुम्हारी लागत 1000 रुपए आई 1 क्विंटल की, अब पैदावार बढ़ गई है तो थोड़ा बहुत तुम भी नेगोशिएट कर लो। बोले हाँ कर लेंगे। बोले 800 रुपए में तुमको हम ये खरीद लेते हैं। किसानों ने कहा हाँ यार ये तो बहुत सही है। 800 रुपए में सरकार ने पैदावार बढ़वा करके, पैदावार बढ़ाई कैसे? सरकार ने आपको फर्टिलाइजर सब्सिडी दे दी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दे दी, आपको साहब मतलब कृषि कानूनों में रिलैक्स कर दिया, सारी सुविधाएं दे करके सरकार ने आपकी पैदावार की लागत घटा दी। फिर भाई साहब अमेरिका कहे कि बेटा तुमने एक्सपोर्ट सब्सिडी तो बंद कर दी, लेकिन जो लागत पर सब्सिडी आती है वो तो तुमने दे दी। तो WTO के अंदर इस बात को लेकर बड़ी बहस छिड़ी और सब्सिडियों को 3 भागों में बांट दिया गया, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और अंबर बॉक्स। बोले कहा गया कि देखो अगर आप लोग ऐसी सब्सिडी देते रहेंगे तो फिर व्यापार एक क्षेत्र पर नहीं होगा। आप लोगों के पास फसलें ज्यादा हैं तो क्या है, टेक्नोलॉजी हमारे पास ज्यादा है, फिर हम अपनी टेक्नोलॉजी पर कर देंगे, ऐसे व्यापार बिगड़ जाएगा। तो अमेरिका भारत से बहुत लंबे समय से यह कहता आ रहा है क्या कि जनाब आप अपने यहां की सब्सिडी कम करिए, अर्थात WTO में। अब आपको यकीन तो होगा नहीं, आइए मैं आपके लिए इसीलिए सारी कटिंग्स पुरानी खोज खोज के लाए हम आपके लिए। इधर देखिए साथियों, ये है आपके सामने। हाँ तो अभी अमेरिका का क्या स्टेटमेंट है वो सुन लीजिए। अमेरिका ने कहा है कि हम ऐसे कदम का वेलकम करते हैं जो कि इंडिया के मार्केट की दक्षता बढ़ाता हो और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता हो। प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट मतलब समझ रहे हैं आप?
जो मैं इतनी देर से समझा रहा हूं आपको कि साहब किसान का नहीं, प्राइवेट सेक्टर का, मतलब किसान तो भाई अपना पैदा कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, किसानों से खरीदे, व्यापार करे। अमेरिका तो भाई पूंजीवादी देश है ना, वो चाह क्या रहा है आपके यहां से? आपके यहां से फसलें उठाएगा। मतलब अमेरिका नहीं तो अमेरिका की वालमार्ट, मतलब अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अमेजन जैसी कंपनियां वो व्यापार करने लग जाएंगी। मुद्दा समझ में आ रहा है? तो ये एक प्रकार से बैकिंग कैसे दे रहे हैं इस बात को, ये कह रहे हैं कि हम तो साहब इस बात के समर्थन में हैं कि व्यापार बढ़ना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, व्यापारी आदमी है। व्यापारी आदमी ने ऐसी लाइन बोली क्यों? और साथ में यह भी कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि जो प्रदर्शन हो वो पीसफुल हो, जैसा कि वहां की सुप्रीम कोर्ट भी कहती है। पीसफुल प्रोटेस्ट कह के उसने क्या किया? किसानों का भी बुरा नहीं बनना, अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए जनाब, इतनी सारी बातें आप लोगों ने कर दी, लेकिन इतनी सारी बातों के पीछे तर्क क्या है? अब मैं तर्क आपको बताता हूं, जरा पढ़िए इसको आप मेरे प्यारे साथियों। वर्ष 2019 की न्यूज आपको दिखाई दे जाएगी। क्या है? जापान, यूएस, यूरोपियन यूनियन वांट चेंज इन WTO रूल ऑन फार्म सब्सिडी। फार्म सब्सिडी पर ये वही देश हैं जो चाहते हैं कि क्या कर दिया जाए, फार्म सब्सिडी के ऊपर वो हटा दिया जाए, नियम बनाए जाएं, कठिन प्रावधान किए जाएं ताकि कोई देश अपने किसानों को लाभ ना दे सके। देखिए भारत सरकार की एक मजबूरी क्या फंस रही है, अब मैं आपको वो बताता हूं। एक तरफ तो ये देश मिलकर के लगे हुए हैं कि भारत सब्सिडी ना दे ताकि व्यापार एक जैसा हो, उनका भी व्यापार बढ़े, ठीक बात है। भारत सरकार MSP को अगर कानूनी रूप दे देती है तो भारत सरकार मारी जाए। कैसे? ये सारे के सारे देश हमारे अंदर बहुत सारे सैंक्शंस लगा देंगे और हमारे पास भी ये किसी ना किसी नियम का उल्लंघन करके अपना सामान हमारे यहां बेचेंगे। दूसरी तरफ क्या है? भारत सरकार MSP ना दे तो किसान बेचारा मुसीबत में फंस जाएगा कि यार हमको कोई लाभ नहीं हो रहा। तो दोनों तरफ से सरकार पिस रही है। लेकिन सरकार को, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार भी कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि होने दो बेटा इस मामले को इंटरनेशनल? क्यों? क्योंकि अगर ये लोग आएंगे बीच में, जैसे कनाडा आ चुका है। अब कनाडा का जो नेता है ना वो थोड़ा सा ऐसा ही है, मतलब ऐसा से मतलब क्या है इसको समझिएगा। ये जस्टिन ट्रूडो हैं, इनके यहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है ना वो भारत के पंजाबियों का ज्यादा है। यानी कि कनाडा में भी एक मिनी पंजाब स्थित है। वहां पर वोट बैंक को समर्थन देने के चक्कर में इसने फार्मर प्रोटेस्ट बिल का समर्थन तो कर दिया कि फार्मर प्रोटेस्ट का मैं समर्थन कर रहा हूं, लेकिन जब समझ में आएगी कि यार इसकी वजह से दिक्कतें उसी को होनी है तो शायद पलट भी जाएगा ये अपनी बात से। लेकिन मुद्दा क्या है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि अमेरिका, EU, कनाडा, जापान ये चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं कि सब्सिडी ना दी जाए। और भारत सरकार अब क्या गेम खेल रही है जो आपको समझ में आना चाहिए, जो थोड़ा थोड़ा मेरी थोड़ी कम दिमाग से मुझे समझ में आ रहा है कि ये यदि मामला इंटरनेशनल होता भी है तो इससे भारत पर क्या दबाव बनेगा कि किसानों का हिसाब वो खत्म करो। भारत सरकार कहेगी ठीक है, किसानों का अगर मुद्दा खत्म करना है हमें MSP दे लेने दो, हमें MSP देने का कानूनी रूप दे दो, आप कानूनी रूप के लिए हमको मान्यता दे दो। अब मान्यता देने का आप कहेंगे भारत रिपब्लिक देश है, उसको किसी से पूछने की क्या जरूरत है? जनाब व्यापार तो WTO के नेतृत्व में हो रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में उन देशों से कहेगा कि देखो साहब हमारे यहां बहुत दिन से मसला फैल रहा है, हम तो बहुत चाहते हैं सर MSP हटाना, हमें आप कानूनी रूप से अनुमति दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों अगर अनुमति मिलती है तो इसमें भारत का ही तो भला है। MSP मिलने से पैदावार बढ़ेगी तो निर्यात बढ़ेगा, देश का स्थायित्व बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? दूसरी तरफ अगर ऐसा होता है कि ये फार्मर प्रोटेस्ट ज्यादा दिन तक चलता है और MSP सरकार ना दे और फार्मर प्रोटेस्ट खत्म भी हो जाए तो इसमें सरकार का दूसरी तरह से लाभ है। क्या लाभ है? कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार फिर कुछ और प्रावधान बढ़ाएगी। तो हर तरफ से सरकार बीच में चुपचाप बन के देख रही है। यूएस का इंतजार इसीलिए किया जा रहा था कि एक बार आप लोग बोलो, और यूएस बोला तो किस तरफ बोला? कृषि बिलों के समर्थन में, ताकि MSP जैसी कोई बात निकल के ना आ जाए। उसने ये नहीं कहा फार्मर प्रोटेस्ट के समर्थन में हैं हम, नहीं, उसने कहा हम बिलों के समर्थन में हैं जिससे प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह सारा मसला एक बहुत बड़े दो अलग नजरिए से समझ में आया होगा। एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों के